रजनी अपनी 10 साल की बेटी महक और पति भुवन के साथ मुंबई के एक चॉल में किराए पर रहती थी। रजनी का पति भुवन दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी घर गृहस्थी चलाता था, लेकिन दिहाड़ी मजदूरी का काम उसे कभी कभार ही मिल पाता था, जिससे उसकी ज्यादा आमदनी नहीं हो पाती थी। एक रोज जब भुवन लेबर चौक पर बैठा हुआ होता है, तभी उसे वहां उसका दोस्त विनोद मिलता है। अच्छा हुआ भुवन, तू मुझे यहाँ मिल गया। मैं कब से तेरी ही राह देख रहा था। क्या बात है विनोद, तू मुझे क्यों ढूंढ रहा था? एक बिल्डिंग पर पुताई करने का काम मिला है। दिन की 700 रुपए की दिहाड़ी है, पर बिल्डिंग की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। तू कर लेगा ना? हाँ, मैं कर लूंगा। 700 रुपए दिहाड़ी, इतनी तो मुझे कभी भी नहीं मिली। तो चल फिर, आज से ही मेरे साथ काम पर लग जा। भुवन विनोद के साथ चला जाता है और 15 माले की उस बिल्डिंग में पुताई का काम शुरू कर देता है। वो बांस की लकड़ी पर खड़े रहकर पुताई करने लगता है, लेकिन वो ठीक से बैलेंस नहीं बना पाता, जिस वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो उस ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद रजनी और महक की तो दुनिया ही उजड़ जाती है। उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही हफ्ता गुजरता है। फिर एक रोज रजनी, अब मुझे कुछ काम ढूंढना ही होगा। कब तक मैं अपनी बच्ची को यूं भूखा रखूंगी? लेकिन क्या काम करूं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तभी विनोद एक आदमी के साथ वहां आता है। रजनी भाभी, ये उस बिल्डिंग के मालिक हैं जहां भुवन काम कर रहा था। देखिए, विनोद ने मुझे बताया था कि आपकी माली हालत बहुत बुरी है और आपका गुजारा आपके पति की कमाई पर ही चलता था। अब मैं उन्हें वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मदद के तौर पर आप मेरी तरफ से ये 70,000 रुपये रखिए। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। अपना भाई समझकर इसे रख लो बहन। रजनी वो पैसे रख लेती है। तभी विनोद भी उसे 10,000 रुपए मदद के तौर पर देता है। उन पैसों में से थोड़े से पैसों का रजनी राशन लाती है और कुछ पैसे मकान के किराए के लिए दे देती है। आखिर ये पैसे कब तक चलेंगे महक? एक न एक दिन तो खर्च हो ही जाएंगे। इसलिए हमें खुद का कोई काम शुरू करना होगा ताकि हमें आमदनी आती रहे। लेकिन क्या काम शुरू करें, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ठीक कहती हो माँ, मुंबई में सबको पाव भाजी बड़ी पसंद है, तो क्यों ना हम भी पाव भाजी बनाकर बेचें। आपको याद है ना बाबा आपको क्या कहते थे? अरे रजनी, तू तो अपनी मुंबईया पाव भाजी वाली के नाम से ठेला लगा ले। इस बात पर दोनों हंस पड़ती हैं। फिर अचानक ही दोनों की आंखों में हंसते हंसते आंसू आ जाते हैं। फिर अगले ही दिन जाकर रजनी और महक बाजार से जरूरी सामान ले आती हैं। साथ ही पुराना ठेला खरीद लेती हैं, जिस पर वो मुंबईया पाव भाजी वाली लिख देती है। कुछ देर में ही रजनी पाव भाजी बनाकर तैयार कर लेती है और फिर दोनों ठेला लेकर बाजार चली जाती हैं। तभी थोड़ी दूरी पर एक पाव भाजी वाले की दुकान होती है। उसका नाम देशराज होता है। वो उसके पास आता है और कहता है, दिखाई नहीं देता है? सामने मेरी दुकान है। चलो अब अपनी दुकान लेकर निकलो यहाँ से। भाई साहब, मैं गरीब कहाँ जाऊंगी अपना ठेला लेकर? वैसे भी आपकी दुकान यहाँ से दूर है। एक बार कहा ना, इस इलाके में तेरा ठेला नहीं लगेगा मतलब नहीं लगेगा। अजीब दादागिरी दिखाने लग गए लोग। एक दुकान क्या खरीद लेते हैं, उस पूरे इलाके के ही मालिक बन जाते हैं। चलो ना माँ, लड़ाई झगड़ा करके धंधा करने से अच्छा है हम आगे ही बढ़ जाएं। रजनी महक के साथ ठेला लेकर वहां से आगे चली जाती है और कुछ दूरी पर एक सुनसान इलाके में आकर ठेला लगाती है। ये इलाका तो सुनसान है, यहाँ तो कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। तभी एक गाड़ी उनके ठेले के पास आकर रुकती है। उसमें से 4 आदमी उतरते हैं। उनमें से एक कहता है, बहन जी, कैसे दी ये पाव भाजी? जी 50 रुपए प्लेट है। अच्छा, 4 प्लेट लगा दो। रजनी और महक जल्दी से 4 प्लेट लगाती हैं और उन्हें खाने को देती हैं। उसकी पाव भाजी का स्वाद चखकर वो चारों खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे उस रास्ते से गुजरने वाला अब हर इंसान उसके पास आकर पाव भाजी खाने लगते हैं। दरअसल रजनी के ठेले के आसपास और कोई दुकान नहीं थी, जिस वजह से हर इंसान वहां आता जाता तो उसकी पाव भाजी जरूर खाता और फिर उसके स्वाद का दीवाना हो जाता। कुछ ही देर में उसका ठेला पूरी तरह खाली हो जाता है। शाम को जब वो बाजार से होकर अपने घर लौट रही थी कि तभी देशराज की नजर उसके खाली ठेले पर जाती है। अरे, सुबह तो इसका ठेला सारा भरा हुआ था और अब सारा खत्म भी हो गया।
इसी तरह रोज दोनों माँ बेटी शाम होने तक अपनी सारी पाव भाजी बेच आती हैं। ये देख देशराज सोचता है, आखिर ये दोनों माँ बेटी कौन से इलाके में जाकर पाव भाजी बेचती हैं, जो इनका सारा ठेला शाम तक खत्म हो जाता है। यहां मैं दुकान खोलकर बैठा हूं, फिर भी मेरी इतनी कमाई नहीं हो पा रही। लगता है कल इनका पीछा करना पड़ेगा। देशराज अगले दिन उनका पीछा करते हुए वो इलाका देख लेता है। साथ ही वो उसके ठेले पर लगने वाली भीड़ भी देख लेता है। फिर उसे एक चालाकी सूझती है। वो अपनी दुकान रजनी को सस्ते दामों में बेचकर उसी सुनसान इलाके में नई दुकान खोल लेता है, ये सोचकर कि रजनी बाजार में आकर पाव भाजी बेचेगी। लेकिन रजनी अपना ठेला उसी सुनसान इलाके में लगाए रखती है, जबकि बाजार वाली दुकान में महक बैठकर पाव भाजी बेचने लगती है। अब बेचारा देशराज ना तो यहाँ का रहता है ना वहां का। अब तो दोनों तरफ रजनी की ही मुंबईया पाव भाजी बिकती थी, जिससे उसे खूब कमाई होती है। कुछ समय बाद देशराज अपनी वो दुकान भी बंद कर देता है और वहां से हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव चला जाता है। रजनी और महक अब काफी पैसे कमाने लगती हैं। अब उनकी गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाती है। गांव से दूर एक शहर में कन्हैया नाम का एक आदमी अपने ठेले पर आलू पूरी बेचा करता था। उसकी आलू पूरी बहुत ही स्वाद बनती थी। जो भी उसकी आलू पूरी खाता अपनी उंगलियां चाटता रह जाता। गांव के लोग वहां से खाते भी और पैक भी करा कर ले जाते। कन्हैया ने अपनी आलू पूरी के दाम भी काफी कम रखे थे, जिस कारण से कन्हैया के ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। एक दिन सड़क के किनारे कन्हैया अपना ठेला लगाकर आलू पूरी ग्राहकों को खिला रहा था। अरे भैया एक प्लेट और देना, इस आलू पूरी का स्वाद तो इतना बढ़िया है कि खाते चले जाओ भैया। अरे कन्हैया तुम ऐसा क्या अपनी आलू पूरी में मिलाते हो भाई, जो इतना स्वादिष्ट बनती है? नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं मिलाता। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है जो मेरी बनी आलू पूरी का स्वाद और भी दुगना कर देता है। और इस तरह कन्हैया की आलू पूरी शाम तक समाप्त हो जाती। कन्हैया अपनी आलू पूरी में ताजी सब्जियों का इस्तेमाल करता था और मसाले भी अपने हाथ से कूट कर डालता था। कन्हैया गरीब जरूर था, लेकिन बहुत ईमानदार था। ऐसे ही एक समय की बात है। कन्हैया अपने परिवार के साथ अपने मित्र की शादी में जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी पत्नी और उसके बच्चे को भूख लगती है। अरे सुनिए, मुझे और बच्चों को बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना। कन्हैया को वहाँ पर एक आलू पूरी का ठेला दिखाई दिया, जिस पर काफी भीड़ लगी हुई थी। कन्हैया ने कहा, चलो आलू पूरी खा लेते हैं, तुम्हें काफी भूख लगी थी ना। और वो अपने परिवार के साथ उस ठेले पर पहुँच गए। भैया आलू पूरी बनाना। उसने आलू पूरी लगा कर दी। आलू पूरी खाते ही, अरे ये कैसी आलू पूरी है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं, ये तो खाई ही नहीं जाएगी। अरे इस आलू पूरी का स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसी भी कोई आलू पूरी बनाता है? इसमें टमाटर का तो पता ही नहीं है, ना ही कोई मसाले हैं, और देखो महंगी भी कितनी कर रखी है। पता नहीं लोग कैसे आलू पूरी खा रहे हैं। और तो और देखो लोगों की भीड़ कैसी लगी हुई है। हाँ देखो ये लोग कैसे खा रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, मैं तो नहीं खा सकती। तभी बच्चा कहता है, पापा मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो आपकी बनाई हुई आलू पूरी ही अच्छी लगती है। ये कहकर तीनों ने अपनी प्लेट हटा दी। आप कितनी अच्छी आलू पूरी बनाते हो, इतने कम रेट में देते हो, इसके हिसाब से तो आपकी आलू पूरी के रेट काफी ज्यादा होने चाहिए। यही बात करते हुए वो अपने रिश्तेदार के घर जाने लगे। कुछ समय बाद शादी करके जब वापस आए, अगले दिन कन्हैया के मन में काफी लालच आ जाता है और वो आलू पूरी बनाकर ठेला लगाता है। और वो अब अपनी आलू पूरी के दाम 15 से हटाकर 25 रुपए कर देता है। तभी उसके ठेले पर एक आदमी आलू पूरी खाने आता है। अरे कहाँ चला गया था कन्हैया? एक दिन तुम्हारे हाथ की आलू पूरी नहीं खाई तो ऐसा लग रहा है मानो कुछ खाया ही नहीं हो। अभी देता हूँ साहब। और वह आलू पूरी देता है। ग्राहक आलू पूरी खाकर पैसे देने लगता है। तभी उसकी नजर उस बोर्ड पर पड़ती है। अरे ये क्या कन्हैया, तुमने रेट बढ़ा दिया? क्या करें साहब, अब महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि इतने कम दाम में अब गुजारा नहीं होता। कन्हैया अपनी आलू पूरी के दाम बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी उसके ठेले पर भीड़ कम नहीं होती। कन्हैया सोचता है ऐसे तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। कन्हैया को अब और लालच आ जाता है और अब कन्हैया अपने आलू पूरी में थोड़ी थोड़ी सभी चीजें कम कर देता है। उसके ठेले पर ग्राहक खाने आते हैं। तभी एक ग्राहक खाते हुए कहता है, क्या बात है भाई, आज तुम्हारी आलू पूरी में वो स्वाद नहीं है। नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, आलू पूरी भी वही है, बनाने वाला भी वही है, यह आपका वहम है। ऐसे ही संडे का दिन आया। उसने आलू पूरी बनाकर ठेला लगाया। संडे को उसके ठेले पर सबसे ज्यादा भीड़ होती थी। कन्हैया क्या बात है, आज कैसी आलू पूरी बनाई है?
अरे भाई, इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। इतने में दूसरा परिवार भी कहता है, हाँ कन्हैया, अब तुम्हारी आलू पूरी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, और पैसे भी तुमने इतने बढ़ा दिए। अब बाजार में साग सब्जी ही ऐसी आ रही है तो क्या करें साहब। फिर वो सभी लोग कन्हैया की आलू पूरी छोड़ सामने ठेले पर पकौड़ी खाने चले जाते हैं। ये देखकर भी कन्हैया को अकल नहीं आती और वो ऐसे ही आलू पूरी बनाता रहता है और उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। वो अमीर तो हो ही गया था, अच्छा घर, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था। अब देखते देखते उसके ठेले पर कोई नहीं आता। क्या बात है, आज कोई आलू पूरी खाने नहीं आ रहा है। तभी कन्हैया ने देखा जो लोग उसकी आलू पूरी खाने आते थे आज सामने ठेले पर पकौड़ी खा रहे हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया पकौड़ी खा के। हैं क्या स्वाद है भाई, ऐसे पकौड़े तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। कहता हुआ चला जा रहा था। देखते ही देखते उसके सारे ग्राहक सामने ठेली पर जा पहुंचे। कन्हैया अपने ज्यादा लालच की वजह से अपना ही काम चौपट कर बैठता है और दुखी होकर कन्हैया सर पकड़कर बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है कि आज मेरे लालच की वजह से मेरे सारे ग्राहक चले गए। मैं जो भी कमा रहा था वो भी मेरे हाथ से गया। फिर वो सोच लेता है कि मैं फिर से पूरी ईमानदारी के साथ आलू पूरी बेचा करूंगा और कभी भी फिर ऐसा काम नहीं करूंगा।